हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जो कि हम प्रत्येक रविवार आपके साथ एक शेयर को डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो एसे है शरणार्थी संकट से रिलेटेड है कि शरणार्थी संकट वास्तव में नैतिक के साथ साथ राजनीतिक संकट कैसे है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इसके हर एक एंगल से रूबरू कराएं, आपको ये बताएं कि वास्तव में यूपीएससी में जब ऐसे एसे आते हैं तो आपको किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा एसे है वो है शरणार्थी संकट नैतिक के साथ राजनीतिक भी। अब प्रश्न उठता है कि जब भी आपको ऐसा एसे मिले तो आप सबसे पहले इस एसे को देखें। ठीक है, इस एसे को जब आप देखते हैं तो आपको दो तीन चीज़ें पहले देखना होगा। ये चीज़ें हमने आपको अपने पार्ट 1 और पार्ट 8 तक की कहानी में पूरा बता दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रीवियस पार्ट अगर देखे होते तो आप देखकर ही बता देते कि इस एसे में कैसे पॉइंट आएंगे। आधे पॉइंट तो आपका अपने आप फ्रेम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, आपको पता चला इसमें वर्ड दिया है शरणार्थी, इसमें वर्ड दिया नैतिक, इसमें वर्ड दिया राजनीतिक और इसमें वर्ड दिया संकट। यानी कि शरणार्थी संकट नैतिक और शरणार्थी संकट राजनीतिक, इस पर हमें अपनी कहानी लिखनी है। अब यहाँ पे दो बातें और ध्यान दें। क्या शरणार्थी के आगे भारत दिया है, क्या शरणार्थी के आगे अमेरिका दिया है? तो पता चलता है कि नहीं साहब, ये दोनों बातें तो नहीं दी हैं। तो ये दोनों बातें नहीं दी हैं तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि शरणार्थी संकट को हम वर्ल्ड लेवल पर भी लिखेंगे और शरणार्थी संकट को हम इंडिया लेवल पर भी लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वर्ल्ड लेवल पर कितना लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसमें हम 75% वर्ड को वेस्ट करेंगे। इंडिया लेवल पर कितना लिखेंगे, इंडिया लेवल पर हम 25% वर्ड को वेस्ट करेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 1200 के शब्दों में आपको कितने वर्ड लिखने हैं? इंडिया में 300 वर्ड, वर्ल्ड में आपको कितने लिखने हैं? 900 वर्ड। क्लियर, ये 1200 हो गया। इतनी बातें आप समझ गए। तो आपको ऐसे लिखना है। शरणार्थी आपको यहाँ पे नाम दे दिया है तो इतना आप समझ गए कि ये हमारा एक क्या है, मूर्त विषय, यानी कि इसमें दिखाई पड़ रहा है कि सब्जेक्ट हमें क्या दिया गया है। अमूर्त विषय वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। समझ गए? चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो प्रश्न उठता है कि इसको हम लिखेंगे कैसे। हम आपको सिर्फ फ्रेम बताएंगे, पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है और लास्ट में जब पूरा फ्रेम बता देंगे तो एक बेहतरीन कहानी के रूप में, एक बेहतरीन फ्लो के रूप में भी बता देंगे। बाकी हम सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वही बात होती है फिर सब कुछ बता दिए तो आप तो अपंग हो गए ना, और हमारा उद्देश्य अपंग बनाना आपको नहीं है, आपको बेहतर से और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो हम बना कर रहेंगे। तो देखिए, आपको जो ये वर्ड दिया है शरणार्थी संकट, पहली बात यहाँ पे 2-3 बच्चों को हम एक बात और बता दें। एक मिनट, हाँ, पहली बात हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि जो ये शरणार्थी है, ठीक है, शरणार्थी संकट, इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आप हमेशा एक वर्ड और सुनते होंगे, प्रवासी। ठीक है, ये दो शब्द आप सुनते हैं, आपको लगता होगा कि शायद ये दो शब्द दोनों सिमिलर हैं क्या? तो नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है। शरणार्थी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जाना। ठीक है, प्रवासी का मतलब होता है एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। इतना आप समझ गए? यानी कि प्रवासी क्या है, एक आंतरिक है। ठीक है, और शरणार्थी क्या है, एक बाह्य है। हालांकि कोई इसकी बेहतरीन परिभाषा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ के प्रवासी लोग सऊदी अरब भी जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? प्रवासी इसलिए भी हम कह देते हैं क्योंकि ये अपनी इच्छा से जाते हैं। ठीक है, शरणार्थी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये दबाव स्वरूप जाते हैं। इतना अंतर आप समझ रहे हो ना? अभी हम ऐसे नहीं बता रहे आपको, अभी हम बस इन दोनों वर्डों को क्लियर कर ले, क्योंकि कई बच्चे हैं जो पहली बार इन शब्दों से वाकिफ हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसे शब्द आते हैं तो कोई आपसे पूछ देता है तो आपको नहीं समझ में आ पाता कि हमें इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ठीक है,
देखिए, अब जब इतनी बातें आप समझ गए कि शरणार्थी का मतलब ये है, प्रवासी का मतलब ये है, तो अब आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि भारत में सबसे बड़ी समस्या किसकी है, शरणार्थी की कि प्रवासी की? प्रवासी की। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया ना कि भारत जो है वो शरणार्थी समस्या से नहीं जूझ रहा है आज वो किस चीज से जूझ रहा है? प्रवासी समस्या से। इतनी बातें क्लियर हुई। शरणार्थी समस्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वर्ल्ड में कहाँ पे? जैसे सीरिया, सोमालिया, सूडान, ठीक है, यमन, लीबिया, फिलिस्तीन, इजराइल, यहाँ पे ये शरणार्थी समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। टर्की, क्लियर, इन देशों में आपको सबसे ज्यादा शरणार्थी समस्या देखने को मिलेगी। तो इतना मोटे मोटे तौर पर आपने पूरा एक फ्रेम देख लिया। अब प्रश्न उठता है इसको लिखेंगे कैसे? तो आप क्या करें, सबसे पहले एक बेहतरीन भूमिका दें। बेहतरीन भूमिका ये आपकी शैली पर डिपेंड करेगी। कैसे आप बता सकते हैं? आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप किसी को कॉपी करके लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा लिखें, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी भूमिका की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि दुनिया ने आज धरती से लेके आसमान तक को नाप लिया, दुनिया ने आज चांद पर भी अपने कदमों को आजमा लिया, दुनिया ने आज मंगल पर भी अपनी बस्तियां बसाने की ओर निकल पड़ी है, लेकिन आज भी एक ऐसा वर्ग है जो अपने लिए जीवन शैली, जो अपने लिए एक बेहतर जीवन शैली के लिए दर दर भटक रहा है। कभी एक देश का निवासी बनता है तो कभी दूसरे देश का प्रवासी बनता है, कभी एक देश का शरणार्थी बनता है तो कभी दूसरे देश का अपराधी बनता है। ये वास्तव में किसी अन्य की हम बात नहीं कर रहे, ये वास्तव में हम किसी विश्वव्यापक समस्या, किसी विश्वव्यापक शांति की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे उस समस्या की जिस पर ध्यान कम दिया जाता है। हम बात कर रहे उस विश्व की सबसे बड़ी समस्या की जो मानवता को शर्मसार करती है। हम बात कर रहे हैं उस समस्या की जो नैतिकता को शर्मसार करती है, और ये समस्या है आज शरणार्थी संकट। इस शरणार्थी संकट ने न केवल एक देश की सीमाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक बोझ का भी आवरण किया है। ऐसे आप बताएंगे, और जब आप ऐसे बता देंगे तो आपकी भूमिका में वो तारतम्यता आ जाएगी कि एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। और जब आप बता रहे हो तब आप ये भी बता दें कि वास्तव में समाजशास्त्री किसी भी शरणार्थी समस्या को लेकर मेनली 3 रीजन देते हैं। पहला रीजन देते हैं कि सांप्रदायिकता वहाँ पे बढ़ रही हो, दूसरा रीजन देते हैं वहाँ पर तनाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता हो। सांप्रदायिकता का मतलब जैसे कई सारे देश हैं जो रंग भेद की पॉलिसी अपनाते हैं, लाइक अमेरिका, ठीक है। तनाव का मतलब जैसे उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य तनाव होता है। किस चीज़ को तनाव? उनकी पॉलिसीज को लेकर, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग सेम ही है। तीसरा रीजन आता है इनके द्वारा गृह युद्ध, यानी कि सिविल वॉर वहाँ पे होते हैं, जैसे सीरिया में, जैसे लीबिया में, जैसे यमन में, जैसे सूडान में, ये सब गृह युद्ध का परिणाम है। तो इसलिए भी शरणार्थी समस्या उत्पन्न होती है। कई अन्य कारण हैं जो शरणार्थी समस्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कौन कौन से कारण हैं? जैसा कारण आपका एक है गरीबी, इनकम काफ़ी कम होना, रोजगार की अच्छी संभावना, साथ ही उनको जीवन जीने की बेहतरीन शैली। ये सारी जो लालसाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें एक देश से दूसरे देश में जाने की ओर लालायित करती हैं। 2016 का आंकड़ा ये कहता है कि विश्व के लगभग 125 से भी ज़्यादा जो देश हैं उनसे लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने एक देश से दूसरे देश में शरण ली है। इन शरण की जो दूसरी फीचर है वो है कई देशों में आने वाला उस समय का संकट, चाहे फिलिस्तीनी संकट हो, चाहे अफगान युद्ध हो, चाहे इराक युद्ध हो, चाहे बाल्कन युद्ध हो, चाहे रवांडा जनसंहार हो, या फिर सीरिया का गृह युद्ध हो, आदि इन सभी कारणों ने मिलकर इस संकट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इस संकट को तो हमने विश्व स्तर पे बता दिया ना, अब विश्व स्तर के बाद आप बताएंगे रिपोर्ट्स के बारे में। चाहे आप IDMC रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो NRC रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं। और ये चीज़ें जब जिक्र करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इन चीज़ों का आप जिक्र करेंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ, सीरिया में संकट क्यों बढ़ा, हिंसात्मक गतिविधियों ने कैसे संकट को बढ़ाया,
और जब आप अपनी ये बातें खत्म कर लें तब आप तुरंत इंडिया पर आ जाएं। क्यों? क्योंकि अब डिमांड है इंडिया की। इंडिया देखो होता क्या कि जब भी ऐसी चीजें आती है ना तो एग्जामिनर को हमें बांध कर रखना पड़ता है, और बांध कर रखने के लिए हम पूरा विश्व पर ही नहीं बताते रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के भी माइंड में आता है कि भाई अब तो इंडिया की बात कर लो, अब तो भारत की बात कर लो। और अब के इंतजार में कई बच्चे क्या कहते हैं कि 900 वर्ड लिखने के बाद लास्ट में 300 वर्ड में इंडिया को बताते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको 150 वर्ड यहाँ से दो दो पार्ट में कर लेने हैं। 150 वर्ड आपको बीच में बता देना है, 150 वर्ड आपको फिर बता देना है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि अरे वाह, इसने तो बढ़िया मिक्स कर दिया। तो वही काम करना है। आप इंडिया के बारे में जब बताएं तो आप तुलना कर दें कि वास्तव में इंडिया में जो शरणार्थी समस्या है, वास्तव में इंडिया में तो शरणार्थी समस्या है नहीं, इंडिया में जो है वो प्रवासी समस्या है। लेकिन आज़ादी के बाद इंडिया में शरणार्थी समस्या देखी गई थी, लेकिन ये समस्या किसी आपदा, किसी हिंसा या किसी गृह युद्ध का परिणाम न होकर ये शरणार्थी समस्या वास्तव में धार्मिकता का परिणाम थी, ये सांप्रदायिकता का परिणाम थी, जिस कारण देश में एक देश से दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान से भारत में पलायन हुआ या भारत से पाकिस्तान का पलायन हुआ। ठीक है, तो ये एक संकट उभर कर आया। लेकिन अब यहीं पे आप अच्छाइयाँ बता दीजिए, लेकिन इस संकट को उस समय के युग निर्माताओं ने, उस समय के युग पुरुषों ने, उस समय के युग दृष्टाओं ने बड़ी संजीदगी से संवारा और बड़ी संजीदगी से इस संकट से भारत जैसे देश को निकाला। और निकालने के जस्ट 24 वर्षों के बाद फिर से 1971 के युद्ध में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम के विचार से रसपादित कराया। जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जब हमारे पास खुद अन्न की उपज कम थी, जब हम खुद ही विश्व के अन्य देशों पर निर्भर थे, तब भी हमने शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी। और ये शरण तब की आज भी बनी हुई है। ये बात अलग है कि आज ये संकट के रूप में भारत में देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि आज राजनीतिक गलियारों में इसकी ऊहापोह देखने को मिलती है। तो अतः इस संकट को बड़ी संजीदगी से संवारना होगा, ताकि भारत न केवल विश्व के लिए, न केवल अपने देश के लिए, बल्कि दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बने। और भारत की इसी दिशा को देखते हुए विश्व के कई देशों ने इस शरणार्थी संकट से निपटने के यत्न किए। कईयों ने तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई, कईयों ने तो अंतर्राष्ट्रीय पहलें की, कईयों ने तो कई प्रकार की घोषणाएं की, कई देशों ने तो अपने यहाँ इन विस्थापितों को शरण दी, जिनमें तुर्की का नाम प्रमुख है। अमेरिका ने तो हद ही कर दी जब उसने जंजीरें और दीवारें खड़ी कर दी। हद तो तब हो गई जब एलन कुर्दी नाम के एक बच्चे को भूमध्य सागर में मृत पाया गया। हद तो तब हो गई जब नाव से भरी उस पूरी की पूरी बोट को उसी समुद्र में डुबो दिया गया। हद तो तब हो गई जब लोगों को भूखे पेट यूं ही छोड़ दिया गया। हद तो तब हो गई जब कोविड-19 के पेंडेमिक में भी इनका कोई सहारा ना बना। ये वास्तव में विश्व के लिए एक अभिशाप है। ये वास्तव में विश्व के लिए एक फिर से अपनी सभ्यता और संस्कृति पर पुनर्विचार करने का एक प्रयास है। ये वास्तव में फिर से विश्व को ये दिखा रहा है कि आप सभ्यता की जितनी भी प्रगति कर लें, आप धरती से आसमान को कितना भी नाप लें, लेकिन अगर अपने व्यक्तित्व को आप नहीं नाप पाए, अगर अपने विचारों को आप नहीं प्रस्फुटित कर पाए, अगर अपने संस्कारों को आप नहीं पोषित कर पाए, तो शरणार्थी एक अभिशाप बन जाएगा, शरणार्थी एक संकट बन जाएगा। और ये संकट कहीं ना कहीं IS जैसे आतंकवाद के साथ में मिलकर पूरे विश्व को विध्वंस की ओर न खड़ा कर दे। ये संकट कहीं ना कहीं पूरे विश्व को नैतिकता से दूर कर अनैतिक कृत्यों की ओर संलग्न न कर दे। अतः इस संकट से निपटने की आवश्यकता है। समाजशास्त्री कहते हैं ये संकट वास्तव में किसी एक दिन की घटना नहीं है। ये संकट वास्तव में किसी एक दिन में बनने वाली कहानी नहीं है। ये संकट वास्तव में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो गया था। ये संकट वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हो गया था, जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया था, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया था, तब लाखों लोग विस्थापित हो गए थे।
तब लाखों लोग किसी न किसी मुल्क के, किसी न किसी देश के शरणार्थी हो गए थे। उन्होंने अपने मजहब, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी नैतिकता, अपनी कला और अपने उस आवास को छोड़ दिया जहां पर उनके पुरखों ने अपने जीवन को व्यतीत किया था। बात अगर हम भारत की करें, अब फिर से आप भारत को लिया, बात अगर हम भारत की करें तो भारत में कई सारी विपदाओं ने, जम्मू कश्मीर में आई आंतरिक तनाव ने, उत्तराखंड में आई बाढ़ ने, गुजरात में आई सुनामी ने, उड़ीसा में आए चक्रवात ने, मुंबई में आई बाढ़ ने पूरे के पूरे विश्व को झकझोर दी, पूरे के पूरे भारत को झकझोर दिया। बिहार की कोसी में आई बाढ़ ने लोगों को बिहार से विस्थापित करने का प्रयत्न किया। उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास की परियोजनाओं ने उनकी संस्कृति और सभ्यता को बिना ध्यान में रखते हुए उनको इसके प्रति शरणार्थी बना दिया। आज हम ब्रू कम्युनिटी की बात करें या फिर रियांग समुदाय की बात करें, कहीं ना कहीं शरणार्थी एक संकट नजर आता है, कहीं ना कहीं शरणार्थी एक समस्या नजर आती है। लेकिन भारत अपनी इस प्रतिबद्धता से विमुख नहीं है। भारत आज भी वसुधैव कुटुंबकम के उस धरा सूत्रकृत संकल्प पर अपने आप को विचारवान बनाए हुए है जो उसने वर्षों से सहज कर रखा था। आज भी वो ग्लोबल विलेज के उस कॉन्सेप्ट पर चल रहा है जिसमें नैतिकता का शिखर उच्चतम है। आज भी भारत ने शरणार्थी समस्या से संबंधित न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को हस्ताक्षरित कर दिया है। आज भी भारत विश्व की उन संस्थाओं के साथ में कदम से कदम मिलाकर कोविड-19 के पैंडेमिक में भी शरणार्थियों को शरण दे रहा है। ये वास्तव में भारत की एक संजीदगी है, ये वास्तव में भारत का एक दरिया दिल है, ये वास्तव में भारत की वो संस्कृति है जो इसे नैतिकता का रसपान कराती है। लेकिन विश्व को इस नैतिकता के रसपान से सीख लेनी चाहिए। विश्व को भारत रूपी छोटे से देश जिसमें संसाधनों की अत्यधिक कमी है, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को एक सीख देने के लिए प्रेरणा का काम किया है। विश्व में हम कई बार देखते हैं कि चीन में जब स्मोक की समस्या बढ़ी, जापान में जब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की घटना घटी, नेपाल में जब भूकंप आया, तो भारत ने कदम से कदम ताल मिलाकर उनके साथ अग्रणी भूमिका निभाई। भारत ने कोविड-19 के पैंडेमिक में भी अन्य विकसित से विकासशील देशों की भी मदद की, क्योंकि ये भारत है जो दुनिया को अपना घर मानता है, क्योंकि ये भारत है जो आम जन जन में अपने संस्कृति और अपने संस्कारों को प्रस्फुटित करवाता है। ये भारत है, ऐसे आप बताएंगे। और जब आप ऐसे बता रहे होंगे तो जाते जाते आप यहाँ पे कई सारे अन्य पॉइंट और बता देंगे। ठीक है, आप ISIS का जिक्र कर ही चुके हैं, कई सारी संस्थाओं को बता दीजिए, UN की संस्थाओं का जिक्र कर दीजिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें जिक्र करते हैं ना, तो आपके ऐसे में परिपक्वता आती है और आपका ऐसे अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन बनता है। होता क्या कि कई बार बच्चे इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को ऐड ही नहीं करते, और जब ऐड नहीं करते हैं तो उनके आंसर में या उनके ऐसे में वो फ्लो नहीं आ पाता। ठीक है, हमने आपको बहुत सारे पॉइंट दे दिए हैं और आप जब भी देखिए ऐसे ऐसे देखा करें ना, सपोज कीजिए मान लीजिए आपने ऐसा ऐसे देखा था, ठीक है, शरणार्थी, तो आप तुरंत इसके पॉइंट कैसे क्रिएट किया करेंगे। शरणार्थी क्या होते हैं, शरणार्थी की दुनिया में स्थिति क्या है, शरणार्थी की भारत में क्या स्थिति है, शरणार्थियों के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया, शरणार्थी के लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, वर्तमान में कोविड-19 के सिचुएशन के टाइम पर क्या है, शरणार्थी के कारण कौन कौन से हैं, विचारकों ने क्या क्या बातें कही। ऐसे आप पॉइंट क्रिएट कर लो, और जब आप क्रिएट करो तो सोच लो इसमें 100 वर्ड लिखने, इसमें 200 वर्ड लिखने, इसमें 200 वर्ड लिखने, इसमें 100 वर्ड लिखने, इसमें 300 वर्ड लिखने, इसमें 100 वर्ड लिखने, इसमें 50 वर्ड लिखने, इसमें 60 वर्ड लिखने। ऐसे आप गेस कर लो, बैक पेज पे फ्रेम बना लो ऐसे, और फिर आप लिखने को बैठ जाओ। होता ये, देखो जब भी हम आपको जो PDF प्रोवाइड कराते हैं ना, तो आप एक काम और किया करिए कि उस PDF के पॉइंट को देखा करिए, ऑडियो हमारा सुना करिए, पूरा ऑडियो ध्यान से एक बार सुन लो, ठीक है, और ध्यान से सुन लेने के बाद आप उस PDF को देखो। PDF को देखने के बाद आंखें बंद करो और कहानी जोड़ने की शुरुआत करो कि कैसे हम कहानी लिखेंगे। अपने पे भरोसा रखो। कई सारे बच्चों को मैंने देखा वो टू द कॉपी PDF कर देते हैं, ऐसा नहीं, अपने पे भरोसा रखो भाई। आपने भले ही कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक माइंड में कॉन्सेप्ट चला जाता है, गलती ही तो होगी, होने दो,
लेकिन खुद से सोच कर लिखो, खुद से थिंकिंग करो कि अच्छा हाँ दुनिया ने कैसे आज अपने आप की प्रगति की। और जब आप ऐसे बताते हो फिर जो आपके अंदर से निकलता है वो वास्तव में इतना परिपक्व होता है कि आप लिखने के बाद खुद ही आपको लगेगा अरे वाह ये मैंने लिखा है, ये मेरी शब्दावलियां हैं, ये मेरे द्वारा दिए गए विचार हैं। तो आपको आश्चर्य होता है ना। जैसे मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, मैं कोई कॉपी तो करता नहीं हूँ, कहीं से कोई चीज़ नहीं देखता हूँ। जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो फ्लो में पढ़ा दिया, पूरा ऐसे आपको फ्रेम बता दिया ना, फ्लो में 10 मिनट के अंदर अंदर आपको बता दिया। आप सोच सकते हो 10 मिनट में आपको फ्लो बताना पूरा का पूरा कितना हाई लेवल का सोचना पड़ता होगा। तो वही चीज़ आप किया करें। और आप जब सोचते हैं, आप जब सोच कर लिखते हैं तो आप वो सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सबका साथ सबका विकास कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं, आप बुद्ध की बात डाल सकते हैं, किसी की भी बात डाल सकते हैं, कई सारे स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। तो आपके उत्तर में एक परिपक्वता आ जाती है। और उत्तर में आने वाली जो परिपक्वता है वो परिपक्वता आपके व्यक्तित्व को सच में एग्जामिनर को दिखा देती है कि आप वास्तव में एक आईएएस बनने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। और इसी मैच्योरिटी के कारण ही आपको जो अंक मिलते हैं वो काफ़ी मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, आप आयलन कुर्दी का जब जिक्र करते हैं, आप विश्व के अन्य संस्थाओं का जब जिक्र करते हैं, आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, इंडिया के व्यू पॉइंट को दर्शाते हैं, इंडिया के पॉजिटिवनेस को दर्शाते हैं, इंडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट को दर्शाते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि अब बचा क्या, इस बच्चे ने तो सब कुछ इसमें ऐड ही कर दिया है। और जब इसने सब कुछ इसमें ऐड ही कर दिया है तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एक्स्ट्रा नंबर दो अन्य की अपेक्षा। और क्योंकि मौलिक होता है, किताबी नहीं होता है आपका ऐसे। अब आप बताइए, मैंने जितने आपको पॉइंट बताए क्या किताबी हैं? कोई किताबी नहीं है, सब के सब पॉइंट मौलिकता से निकले हुए हैं। फैक्ट जो हैं वो किताबी हो जाते हैं, लेकिन भाषा शैली जो होती है वो मौलिकता से पोषित होती है। ठीक है, तो आप पूरी बात समझ गए कि आपको वास्तव में इस एसे को कैसे लिखना है, कैसे फ्रेमिंग बनानी है, किस तरीके से पॉइंट को क्रिएट करना है। तो उम्मीद है आपको शरणार्थी संकट से रिलेटेड ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई। पूरी की पूरे एसे को कैसे लिखना है इसका फ्लो चार्ट आप समझ गए, ये भी समझ गए कि हाँ आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।